हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है तो आप तुरंत कहोगे कि सैमसंग। और बिल्कुल ऐसा है भी। लेकिन क्या आप जानते हो, सैमसंग एप्पल का इतना बड़ा कॉम्पिटिटर होने के साथ एप्पल सैमसंग का सबसे बड़ा क्लाइंट भी है, क्योंकि आईफोन का A4 चिप, फ्लैश मेमोरी, रैम और यहाँ तक कि डिस्प्ले भी सैमसंग ही सप्लाई करता है। इनफैक्ट 2019 में टेक्निकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए एप्पल ने सैमसंग को कुछ $700 मिलियन पे किए थे। बट क्या इसका मतलब ये है कि सैमसंग ये बैटल जीत गया है, यानी सैमसंग सबसे बड़ी कंपनी है? तो यहाँ आप कह सकते हैं शायद हाँ या शायद ना। तो आइए पूरे मैटर को जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। अगर हम 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की माने तो सैमसंग 5th पोजीशन पे था, वहाँ आईफोन फर्स्ट रैंक पे था। और इतना ही नहीं, एप्पल ने 2020 में 90.1 मिलियन फ़ोन बेचे थे, जहां सैमसंग ने सिर्फ 73.9 मिलियन ही बेचे थे। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद भी एप्पल सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता रहा है यूएस की इकोनॉमी में। लेकिन वहीं साउथ कोरिया का 17% जीडीपी अकेले सैमसंग कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इन सब के बावजूद मार्केट में सबसे ज़्यादा क्रेज़ आईफोन का है, ये तो आप जानते ही हैं। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में हर तीसरे इंसान के पास सैमसंग का फ़ोन है। और यहाँ पर बात अगर की जाए तो सैमसंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ़ोन की मार्केट में। एनीवेज, ये तो सिर्फ एक बात थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एंड्रॉयड यूज़र हो या आईफोन यूज़र। और दोस्तों, यही सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कौन है बेस्ट, आईफोन या सैमसंग के फ़ोन। तो दोनों के बारे में बताने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए दोनों कंपनीज़ के बारे में। तो आईफोन को स्टीव जॉब्स ने बनाया था 1998 में, और इन्होंने अपना पहला पीसी लॉन्च किया था 1998 में। 2001 में इन्होंने आईफोन लॉन्च किया था। और अगर हम बात करें सैमसंग की तो ली वियोर चुल ने सैमसंग के ओनर थे। लेकिन ये पहले नूडल्स बेचते थे, फिर इन्होंने ड्राई फ्रूट्स बेचना शुरू किया। 80s के समय ये अपनी कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन में ले आए। और इस मार्केट में आते ही इन्होंने सन 2010 में एंड्रॉयड फ़ोन्स और एंड्रॉयड टैबलेट एक साथ लॉन्च कर दिए और धीरे धीरे मार्केट में जगह बनाई। और अगर हम बात करें फोर्ब्स की लिस्ट की तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी के मुताबिक एप्पल 6th स्पॉट पे है, वहीं सैमसंग 11th रैंक पे है। और ये डाटा 2021 में तक का है, जहां सैमसंग ने 14 लाख करोड़ का सेल किया था और 1,64 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और वहीं पे इसके कंपैरिजन में एप्पल थोड़ा सा पीछे था। अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की तो सैमसंग 21.38% शेयर के साथ आगे है एप्पल से, क्योंकि इंडियन मार्केट में उसका मार्केट शेयर सिर्फ 2.86% ही है। भले सैमसंग एप्पल से आगे हो, लेकिन एक फील्ड ऐसी भी है जहां सैमसंग एप्पल से बहुत पीछे है, तो वो फील्ड कौन सी है? वो फील्ड है दोस्तों सेल्स की। साल
2020 में एप्पल ने 90.1 मिलियन फ़ोन बेचे थे और सैमसंग ने लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ 73.9 मिलियन फ़ोन ही बेच पाए थे। और ये वर्ल्ड वाइड सेल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इंडिया में एप्पल इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इस मामले में सैमसंग से बहुत आगे है। और इंडिया मार्केट की अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग लोगों का माइंडसेट है। फ़ोन या अदर गैजेट बाय करने से पहले सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे किसी को सिर्फ वैल्यू फॉर मनी फ़ोन चाहिए बात करने के लिए, तो किसी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए फ़ोन चाहिए, और जिसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए फ़ोन चाहिए वो ना चाहते हुए भी आईफोन के साथ ही जाएगा, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है सिक्योरिटी के मामले में आईफोन से बेस्ट प्रोडक्ट कोई भी नहीं है इस मार्केट में। और अब बात कर लेते हैं कि एप्पल सिर्फ 1% ही क्यों कंट्रीब्यूट कर पा रहा है अपनी यूएस की जीडीपी में, जबकि सैमसंग 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है साउथ कोरिया की जीडीपी में अकेले। तो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये भी है कि जो सैमसंग है वो 80 अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। तो 80 अलग अलग सेक्टर्स में काम करने के वजह से वो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। और यहीं पे अगर हम एप्पल की बात करें तो इस मामले में इनके प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं और ये अलग अलग फील्ड में काम नहीं करते हैं। एक ये रीज़न है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, लेकिन अगर ये चाहें तो ये भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ डील कर रखी है कि हम आपके देश में यानी अपने देश में नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, उनमें इन्वेस्ट करेंगे और बहुत सी जॉब वैकेंसीज ऑफ़र करेंगे, जिसकी वजह से ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ करके ये टैक्स देने से बच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये दोनों चीज़ें करेंगे, उसके बदले में ये किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे। यही कारण है कि एप्पल सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन करता है यूएस की जीडीपी में, वहीं सैमसंग 17% का। तो क्या अब हम ये मान लें कि सैमसंग बेस्ट है, या फिर ये मान लें कि एप्पल बेस्ट है? तो ये फ़ैसला तो हम किसी भी इतने सारे कंपैरिजन के बाद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिमांड्स हैं लोगों की, उस हिसाब से लोग अलग अलग प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो हम किसी भी प्रोडक्ट को नीचा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम अगर कोई भी डिसीज़न लेंगे तो वो एक तरफा ही होगा, क्योंकि काफ़ी मामले में आईफोन अच्छा है, उनकी हर चीज़ अच्छी है, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो और भी सारी क्वालिफ़िकेशन दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। लेकिन वहीं सैमसंग भले ही इतना अच्छा नहीं, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना रहा है, हर टाइप के कस्टमर्स के लिए बना रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और आईफोन्स यानी एप्पल का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो हम इस बेसिस पे किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं, और कौन है विनर या कौन बेस्ट है या किसे बेस्ट होना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि सैमसंग बेस्ट है या एप्पल। और इसी सस्पेंस के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।